ज्यादा कहाँ पढ़ाएं? 10:35 से मेरा था ना यहाँ, 15-20 मिनट ज्यादा हुआ। अरे मेन है कि जैसे आप लोग है वैसे सारा बच्चा है शिक्षक वाला। अरे बाप रे। चलिए, अच्छा 1 मिनट। देखिए, तो खनिज एक ठो चैप्टर था, खनिज, वो हम डाले थे मटेरियल, उसको लगा दीजिए तो थोड़ा सा मेरे में नहीं है। हाँ, अथी पे डाला हुआ होगा, नहीं होगा तब। खनिज आप लोग को मिला है नहीं? अरे सौर मंडल वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, कल भी हम आपको बताए थे जी। अब आप मारिएगा दरोगा का सेट और बिहार पुलिस का कहिएगा कि उसमें आ रहा, तो हम उसका जिम्मेवारी लिए हुए हैं। कल है ना इसका चर्चा निकला था कि सौर मंडल हम पढ़ाएंगे, फिर ये क्यों बात निकल रहा है? बच्चा जिसे आप लोग करते हैं। है, देखिए तो खनिज नहीं है, नहीं है, रुके हम भेजते हैं। खनिज 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 खनिज, हाँ है खनिज, भेज रहे हैं। चलिए, व्हाट्सएप पे आपके गया है, डालिए तो उसको। लगा दिए। चलिए इधर आइए तो प्रिंस। वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स है मेरा, इसमें सौरमंडल है। इसको क्या करें, पीडीएफ के फॉर्म में है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के और पढ़ा दे। सौरमंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, इसके बाद फिर इसी में यहाँ से आया ऐसे, फिर इसकी पूरा पेज है, फिर यहाँ तक क्या है ना। अपना बच्चा लोग फोटो खींच लेगा या जो भी है उसी को पढ़ाना है ना। चलिए पहले देखिए खनिज की सौर मंडल चालू करते हैं। देखिए
खनिज की अगर बात करें, मिनरल्स क्या होता है, ठीक है, मिनरल्स क्या होता है? मिनरल्स क्या होता है? पृथ्वी के भूभाग से खुदाई करके, साउंड जा रहा है? नीचे जा रहा है इनके। हेलो, हाँ, पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके, भूगर्भ का मतलब क्या होता है? जमीन के अंदर से, जमीन के अंदर से खुदाई करके प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, अभ्रक, जस्ता आदि। पहली बात, खनिज कहते किसको हैं? तो खनिज कहते किसको हैं? जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाले गए पदार्थों को क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। अब देखिए, एक होता है खनिज, ठीक है, एक होता है अयस्क। अब पहले अयस्क को समझ लेते हैं। खनिज तो समझ में आ गया, धरती के अंदर पाया जाता है। अब अयस्क क्या है उसको समझिए। जिस खनिज में, एक खनिज में, खनिज किसे कहते हैं आप देख लिए। अब इस खनिज में, यानी कि जिस खनिज में धात्विक गुण हो, जिसमें क्या हो? धात्विक गुण हो, उसमें से धातु आसानी से कम खर्च में प्राप्त की जा सकती है, उसे अयस्क कहते हैं, जैसे हेमेटाइट और बॉक्साइट। सुनिए, खनिज और अयस्क के बारे में हम बताना चाहते हैं कि खनिज का मतलब है जो धरती से प्राप्त होता है। खनिज का मतलब क्या होता है? जो धरती से प्राप्त होता है। लेकिन अयस्क किसे कहते हैं? यानी कि अयस्क किसे कहते हैं? वैसा खनिज जिसमें कम खर्च पर क्या प्राप्त किया जा सके? धातु आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? हेमेटाइट और बॉक्साइट। अच्छा, बचपन में कभी आप एक काम किए हैं या अभी भी कर सकते हैं? आप एक चुंबक लीजिए और नदी में जाइए, या नदी में जहां पे आपको बालू मिले, सैंड मिले, उस बालू में अपना हाथ अंडा डालिए चुंबक के साथ और ऐसे से गोल गोल घुमाइए, देखिएगा गोल गोल लोहा का टुकड़ा अपने आप कहीं ना कहीं से उसमें ढेर सारा सट जाएगा। वो सब लोहा का, नेचुरल लोहा पाया जाता है। यानी कि जितने भी खनिज होते हैं वो कहां पाए जाते हैं? धरती के अंदर। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में। पृथ्वी के भूगर्भ से खुदाई करके पाए जाने वाले तत्व या यौगिक क्या कहे जाते हैं? खनिज कहे जाते हैं। अब यही खनिज अयस्क कहे जाएंगे। यही खनिज अयस्क तब कहे जाएंगे जब उस खनिज में धात्विक गुण हो और कम खर्च में धातु से क्या किया जा सके? बाहर निकाला जा सके। और जिसमें धात्विक गुण नहीं होगा वो अयस्क नहीं होगा, वो खनिज रह जाएगा। यानी कि धात्विक गुण ना हो और धातु प्राप्त ना हो, उसे क्या बोलते हैं? खनिज। यानी कि खनिज खनिज तब रह जाएगा उसमें धात्विक गुण नहीं पाया जाएगा। धात्विक गुण अगर उस खनिज में पाया जाएगा तो अयस्क बन जाएगा। देखिए, भारत में खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए मुख्य रूप से दो संस्थाएं हैं। एक है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि कोलकाता में है, एक है भारतीय खनन ब्यूरो जो कि नागपुर में है। अब देखिएगा, याद रखना है कि खनिज विकास एवं सर्वेक्षण के लिए भारत में कितनी संस्थाएं हैं? दो। एक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, एक क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कहां है? कोलकाता में है। भारतीय खनन ब्यूरो कहां है? नागपुर में है। कहां है? नागपुर में है। भारत के शीर्ष 3 खनिज उत्पादक राज्य है। पहला सबसे ज्यादा खनिज, फिर आंध्र प्रदेश में है। अब ये जो मैप है, इस मैप में आप एक चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? सो देखिए, देखिए सबसे ज्यादा खनिज राजस्थान में पाया जाता है। अब इसमें देखिए, राजस्थान में पाया जाएगा 17% खनिज। इसके बाद
उड़ीसा में पाया जाता है। आप देखिए उड़ीसा में कितना प्रतिशत है, 14% है। इसके बाद आंध्र प्रदेश में कितना, आंध्र प्रदेश में कितना है, 13% है। यानी कि पूरे देश में, पूरे भारत देश में जितने भी राज्य हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में खनिज पाया जाता है। राजस्थान के बाद कहां पाया जाता है, उड़ीसा में, और फिर कहां पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। बाकी देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 6% है, महाराष्ट्र में 4 है, उत्तर प्रदेश में 4 है, गुजरात में 6 है, तेलंगाना में 8 है, कर्नाटक में 7 है, छत्तीसगढ़ में, लेकिन सबसे ज्यादा कहां है, फिर कहां है, और बहुत सारा राज्य बचा हुआ है। बाकी सब राज्य मिला करके है कितना प्रतिशत, 13%, और 13% यहां अकेले आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा खनिज पाया जाता है राजस्थान में, फिर उड़ीसा में, और फिर आंध्र प्रदेश में। भारत में पाए जाने वाले खनिज की अगर हम बात करें तो कॉपर, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। और इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। तांबा मानव सभ्यता द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली क्या है, धातु है। मानव सभ्यता ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, तांबा का। किसका, तांबा का। अंग्रेजी में कहते हैं कौची, कॉपर। यह देखिए, तांबा जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पार कर जाता है। क्या पार कर जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए विद्युत तार बनाने के लिए क्या किया जाता है, इसका प्रयोग। अब सोचिए, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला चीज है तांबा, वो प्राचीन काल से इस्तेमाल किया जाता है। अभी तांबा का बर्तन में पानी पीने से पेट का सच में रोग दूर होता है। जानते हैं, एक दिन मेरे सामने एक लड़का क्या किया कि तांबा का जो बोतल होता है ना, थर्मस, उसमें क्या किया कि नींबू पानी बना के पी लिया, और तुरंत उसको उल्टी हो गया। बहुत रिएक्टिव होता है, आया बात समझ में। तांबा का बर्तन बहुत रिएक्टिव होता है, याद रखिएगा। भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है, राजस्थान में होता है। देखिए याद रखिएगा, सुनिए, नहीं ऐसा नहीं, मध्य प्रदेश में होता है कितना, 64। राजस्थान में कितना, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ज्यादा होता है, कितना प्रतिशत, 64। राजस्थान में, सुनिएगा, भारत में, एक मिनट तरीके, अच्छा बड़ा है। देखिए यहां पे याद रखिएगा, भारत में तांबा का सबसे अधिक उत्पादन, ठीक है, उत्पादन सबसे ज्यादा होता है कहां, मध्य प्रदेश में। राजस्थान में कम होता है। एक होता है उत्पादन, एक होता है भंडारण। क्या होता है, भंडारण। एक होता है उत्पादन, एक होता है भंडारण। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन, इसके बाद राजस्थान में। अगर भंडारण की बात करेगा तो भारत में तांबा का सबसे अधिक भंडार कहां है, राजस्थान में है। आया बात समझ में। अभी उत्पादन और भंडार में क्या अंतर है, भंडार जहां से मिला है, उत्पादन जहां पे उसको पृथकगत मतलब अलग करके नेचुरली को आर्टिफिशियल के फॉर्म में क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, वो जगह कौन सा है, मध्य प्रदेश में है। और दुनिया में अगर पूछेगा, दुनिया में सबसे अधिक तांबे का उत्पादन कहां होता है, चिल्ली में। प्रमुख खाने राजस्थान में कौन कौन से हैं, अब कहिएगा सर प्रमुख खान राजस्थान में ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहीं पे क्या है, भंडार है। मध्य प्रदेश में भंडार है, पर एगो है, उसको कहते हैं बालाघाट भंडार। याद रखिएगा, राजस्थान में खेतड़ी है, झंझुनू है और अलवर है। एक 3 ऐसे भंडार हैं जो कि तांबा के भंडार है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा भंडार किसके मिलते हैं, तांबा के मिलते हैं। आया बात समझ में। अगर उत्पादन की बात किया जाए तो सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है। अच्छा, उत्पादन और भंडारण समझ में आया। भंडार का मतलब क्या होता है, निकला, और उत्पादन का मतलब जहां पर उसको नेचुरली अलग करके आर्टिफिशियल के फॉर्म में क्या किया जाता है, बनाया जाता है। देखिए इस रूप में मिलता है। लग रहा है ना कि हल्दी है, हल्दी का खेती देखे है ना, देखे में लग रहा है ना कि हल्दी है, पर इस फॉर्म में आता है। अब बताइए, इस फॉर्म में राजस्थान से मिल रहा है, इसको उठा के लेके कहां जाएगा, मध्य प्रदेश में। फैक्ट्री में उसको बैठा करके तांबा का जग, मग, नल, टल जे बनाना है से बनाएगा। बाबू बात समझ में आया।
अब देखिए हीरा कहां पाया जाता है, सुनिए हीरा, सुनिए हीरा के बारे में सबसे कठोर धातु है, सबको पता है बचपन से, और कार्बन का सबसे क्या है, शुद्ध रूप होता है। भारत में हीरे का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है, अब बताइए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। लेकिन अब एक बताओ, भारत में हीरे का सबसे अधिक भंडार भी कहां है, मध्य प्रदेश में है। और दुनिया में अगर पूछेगा तो दुनिया में सबसे अधिक हीरे का उत्पादन कहां होता है, रूस में होता है। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, याद रखिएगा मध्य प्रदेश, एमपी। आप मम्मी पापा के लिए हीरा है, क्या है, हीरा है। मम्मी पापा के लिए उसका बेटा क्या होता है, हीरा होता है, नहीं होता है हीरा। हाँ, आओ अगर आपको हीरा नहीं मिलेगा तो क्या कर जाइएगा, रूस जाइएगा, रूस जाइएगा, है ना। दुनिया में हीरे का सबसे अधिक भंडार कहां है, उत्पादन तो रूस में होता है, भंडार कहां है, किम्बरले, दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा इसका भंडार है। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तेलंगाना के गोलकुंडा खान से निकाला गया था। आप सुने होंगे कोहिनूर हीरा के बारे में। कोहिनूर हीरा के बारे में एक और मान्यता है कि वह हीरा जिसके पास भी रहता है ना, वो बर्बाद हो जाता है। इंग्लैंड के महारानी लेके गई थी कोहिनूर हीरा, इंग्लैंड अपना मुकुट में रानी सजा के रखी थी, बर्बाद हो गया, ताजे उसका खत्म हो गया। हीरा के बारे में, खास करके कोहिनूर हीरा के बारे में मान्यता है कि जिस देश के पास ही होता है ना, उसके पास ही बर्बाद कर देता है देश को। आज सुनने में आ रहा है कि मोदी जी का तो लाने वाले हैं, खिला दिए हैं, लाने वाले हैं। सुनने में बीच में हवा उड़ा था, गलती से भी उनको लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। सुनिए क्या क्या याद रखना है, भारत में सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन और भंडार दोनों कहां होता है, मध्य प्रदेश में। और विश्व में सबसे ज्यादा हीरे का उत्पादन कहां होता है, लेकिन भंडार कहां है, किम्बरले। और जो कोहिनूर हीरा था वो भारत के तेलंगाना के खान कहां से, गोलकुंडा खान से निकाला गया था। आया बात समझ में, यही देखो बाबू कोहिनूर हीरा है। ठीक है, बीपीएससी जब निकाल लीजिएगा ना, तो जब शादी होगा तो एंगेजमेंट में अपनी पत्नी को दीजिएगा हीरा। तो मैंने नहीं दे सकता है लेके, खाली तिलक लेगा इतना इतना है। नहीं, नकली नहीं, हीरा मिलता है, ओरिजिनल मिलता है, ओरिजिनल मिलता है। अभी आप बच्चे हैं, आप बच्चे हैं, नहीं जानते हैं। तब ओरिजिनल कभी नेचुरल हीरा देखे हैं, कहां देख लिए हैं, बाग में पास में है ना, तब कैसे बोलने कि नेचुरल नहीं होता है। बात अलग है। देखिए डायमंड जो नेचुरली होता है ना, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से इसलिए जानते हैं क्योंकि मेरा दोस्त ही ये बिजनेस करता है। आया बात समझ में, वो क्या करता है, नेचुरल डायमंड लाता है, आया बात समझ में, लेकिन उसका दाम बहुत कम मिलता है। उसका दाम तब ज्यादा मिलता है जब उसको क्या किया जाता है, तराशा जाता, पॉलिश नहीं, तराशा जाता है, उसकी मशीन होती है। आया बात समझ में। तो हम बहुतों बार, माने 100 बार देखे हैं नेचुरल डायमंड, अलग अलग तरह का देखे हैं। आया बात समझ में। पुखराज एक बार आधा किलो से ज्यादा का देखे हैं, पुखराज है, चमकता है पर पॉलिश मारने के बाद चमकता है। आया बात समझ में। चलिए, एक बार हमारा दोस्त आया था पटना में बेचने के लिए, 3-4 दिन तक होटल में रह के बेचा, बिकबे नहीं किया। वो दाम रख लेता बहुत ज्यादा, सब कोई दे रहा था 30,000 कैरेट, 40,000 रुपए कैरेट, वो 2 लाख रुपए कैरेट मांगता था। बाद में उसको पता चला कि रेट यही होता है। वो नेचुरल है ना, जब उसमें पॉलिश होगा, बनेगा, उसमें बनाई कॉस्ट लगता है। आया बात समझ में। चलिए, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की हम बात करते हैं, तो बात उसी की चल रही है। हम लोगों ने तांबा देख लिया, हम लोगों ने हीरा देख लिया, हम देखेंगे सोना। बाप रे बाप, यही सोना है, भारत में पाया जाता है सोना, खदान है इसका। अब पता है ना जल्दी में सोना का खदान कहां मिला है, जमुई में। बिहार में नहीं खाया सोना खान, बिहार में कौची का खान नहीं है, बोलो ना। सबका खान है, बेरोजगार का खान है,
सोना। सोना एक बहुमूल्य धातु है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? भारत का लगभग 99% सोना कर्नाटक से ही मिलता है, वहां सस्ता मिलता है सोना। आया बात समझ में? कहां से मिलता है? कर्नाटक से मिलता है। भारत में सोने का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? और भंडारण भी कहां होता है? लेकिन विश्व में, दुनिया में सबसे अधिक सोने का उत्पादन कहां होता है? देखिए, प्रमुख खान क्या क्या है कर्नाटक का? कर्नाटक का खान का नाम है कोलार की खान और हट्टी का खान। सोना तो याद रहेगा सबसे ज्यादा कहां होता है? कर्नाटक में होता है। क्लियर है? आइए चांदी की बात करते हैं। भारत में चांदी की स्वतंत्र खानें नहीं पाई जाती है, यह प्रायः जस्ता और सीसा के साथ मिश्रित रूप से पाई जाती है। जस्ता और सीसा उसमें मिला रहता है। आया बात समझ में? ऐसा नहीं है जैसे सोना उना का खान है तो खाली सोने निकलता है, लेकिन ना, यहां पे चांदी का स्पेशल कोई खान, वहां मिक्स है, सब सारा मिक्स है। भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहां होता है? राजस्थान में। और भारत में चांदी का सबसे अधिक भंडार कहां है? वही है, राजस्थान में है। और दुनिया में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहां होता है? मैक्सिको में। और प्रमुख खान जो है राजस्थान का, उसको कहते हैं जवार खान। देखिए, यही चांदी है जो कि मिक्स रहता है उसमें जस्ता और सीसा, और उसको गला करके चांदी को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। याद रखेंगे? चलिए देखिए, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज की अगर हम बात करें, यहां पे जस्ता और सीसा है ना, यहां पे क्या होता है? दोनों मिला रहता है। किसमें? चांदी में। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, क्योंकि यह एक साथ पाए जाते हैं। सीसा और जस्ता को क्या कहा जाता है? जुड़वा खनिज, क्योंकि एक साथ पाए जाते हैं। भारत में सीसा और जस्ते का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार कहां है? प्रमुख खान राजस्थान के जवार खान। देखिए, इसी के फॉर्म में मिलेगा आपको। आया बात समझ में? मिक्स रहता है, इसी को अलग करके बनाया जाता है। अब जिप्सम की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में इसका उपयोग होता है। किसमें? प्लास्टर ऑफ पेरिस में। और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का, याद कीजिए, अभी कृषि वाला में हम पढ़ाए थे, कृषि वाला में पढ़ाए थे, जिसमें बेस ज्यादा होता है, उसमें क्या मिलाते हैं? जो मिट्टी बेसिक होता है, क्या मिलाते हैं? जिप्सम। वही बात यहां आ गया कि जिप्सम का इस्तेमाल प्लास्टर ऑफ पेरिस में किया जाता है, और क्षारीय मृदा को उदासीन करने में भी जिप्सम का उपयोग किया जाता है। भारत में जिप्सम का सबसे अधिक उत्पादन और भंडार कहां है? राजस्थान में है। तो और इसलिए राजस्थान को कितना प्रतिशत दिया गया? कितना प्रतिशत? 17%। बहुत सारा चीज राजस्थान में है। और जिप्सम का राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला में क्या पाया जाता है? यही जिप्सम है। यही क्या है? याद रखिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार मटेरियल को फिर से। अब देखिए, टीन कहां पाया जाता है? टीन, अभ्रक, ध्यान से देखिएगा। इसका उपयोग धातु की चादर बनाने में किया जाता है। टीन का चदरा देखे है ना, करकट है ना, डब्बा उब्बा भी बनता है टीन का। भारत में लगभग इसका संपूर्ण भंडार व उत्पाद कहां होता है? छत्तीसगढ़ में। कहां होता है? छत्तीसगढ़ में। भारत में टीन का सबसे अधिक उत्पाद और भंडार कहां है? उत्पाद भी होता है और भंडार भी होता है। प्रमुख खान छत्तीसगढ़ में कौन सा है? बस्तर जिला है, जहां के इसका क्या पाया जाता है? खान पाया जाता है। अभ्रक की बात करते हैं। अभ्रक विद्युत का क्या होता है? कुचालक। अच्छा, कुचालक और सुचालक में क्या अंतर है? कुचालक से पास होगा, सुचालक से पास होगा। सुचालक तांबा था, तांबा था, सोना था, है ना, लेकिन अभ्रक क्या है? कुचालक है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा। आप देखे होंगे होली के दिनों में, होली में जब आप गुलाल उड़ाते हैं, उसमें भी क्या मिक्स रहता है? अभ्रक। वो चमकने का काम करता है। अभ्रक क्या होता है? चमकता है। देखिएगा, मान लीजिए, याद कैसे रखेंगे? अब होली के दिन में कोई आपको रंग लगाया, अभ्रक लगाया, अब आंख पड़ गया, अभ्रक पड़ गया आंख में, तो आदमी अंधा हो जाता है। आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अभ्रक विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। भारत में अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है?
आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला? नेल्लोर जिला। काहे? जब आंख में अबरक पड़ेगा तो लोर चुएगा कि ना चुएगा? लोर चुएगा। हाँ, अब लो अयस्क की बात करिए। लो अयस्क कहां पाया जाएगा भाई साहब? लो अयस्क भारत का महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है। भारत का लो अयस्क उत्पादन में विश्व में केवा स्थान है? चौथा स्थान है। केवा स्थान है? चौथा स्थान है। पहला स्थान पर कौन आता है? दूसरा, तीसरा, चौथा। लोहा में चौथा स्थान भारत का है, लोहा उत्पादन में। भारत में लो अयस्क का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? उड़ीसा में। प्रमुख खान क्या क्या है उड़ीसा का? नहीं, उड़ीसा में होता है। और प्रमुख खाने कहां कहां है? कर्नाटक का कुंद्रेमुख, छत्तीसगढ़ का बैलाडीला, उड़ीसा का क्योंझर। एक बार मटेरियल को निकाल के पढ़ लीजिएगा बढ़िया से, फिर से रिपीट मार लीजिएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा। अब देखिए कोयला कहां मिलता है? कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है, हीरा की तरह। इसको किसके रूप में इस्तेमाल करते हैं? कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला का नाम है एंथ्रेसाइट, दूसरा का नाम है बिटुमिनस, तीसरा का नाम है लिग्नाइट और चौथा का नाम है पिट। क्लियर है? सुनिएगा, एंथ्रेसाइट की बात करें, यह सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है। यानी कि एंथ्रासाइड में देखिए शुरू में ए आ रहा है, तो ए नंबर पर आएगा, तो सबसे अच्छा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा कितना होता है? 85 से। बिटुमिनस, इसमें कोयला की मात्रा कितना होता है? 65 से। भारत में सबसे ज्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। कैसे याद रखेंगे? बी से बिटुमिनस, बी से भारत। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला पाया जाएगा? बिटुमिनस। आया बात समझ में? पर सारे कोयला में से नंबर 1 क्वालिटी का कोयला कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। लिग्नाइट की बात करते हैं, इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है। इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है। आया बात समझ में? इसे क्या बोलते हैं? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं। पीट, इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम होता है, धुआं ज्यादा करता है, जलता कम है, 45% से भी कम होता है और यह सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। भारत में कोयले का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? छत्तीसगढ़। अब भंडार सबसे ज्यादा कहां है? झारखंड में है। भंडार का मतलब धरती के अंदर। सबसे ज्यादा कोयला कहां है? कहां है? झारखंड में। है बस समझ में? उत्पादन भी वहां होता है ना? याद रखिएगा, प्रमुख खाने झारखंड का कौन सा जगह? झरिया, धनबाद, पश्चिम बंगाल में रानीगंज, अब आसनसोल का, आसनसोल तेलंगाना का सिंगरैनी। लेकिन सबसे ज्यादा झरिया वाला पॉपुलर है। कौन सा पॉपुलर है? झरिया वाला पॉपुलर है। चलिए बॉक्साइड को देख लीजिए बाबू। बॉक्साइड, बॉक्साइड एक धात्विक खनिज है। यह एल्युमिनियम का अयस्क है। याद रखिएगा, बॉक्साइड किसका अयस्क है बाबू? एल्युमिनियम का अयस्क है। भारत में उड़ीसा बॉक्साइड का उत्पादन और भंडारण में प्रथम स्थान पर है। यानी कि बॉक्साइड सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? उड़ीसा में पाया जाता है। भंडारण भी ज्यादा कहां होता है? उड़ीसा में होता है। भारत में बॉक्साइड का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? भंडारण कहां होता है? यह एल्युमिनियम का क्या है? अयस्क है। अब देखिए क्रोमाइट। आया बात समझ में? एकदम ऐसे रिवीजन करेगा तेजी में है। आज हो जाएगा ज्योग्राफी खत्म, पॉलिटी हो गया है खत्म। आया बात समझ में? तो क्या कि तोहनी के सिलेबस खत्म करने से मतलब है। सुनिए, इसमें जानते हैं ये हम चैप्टर नहीं पढ़ाते, लेकिन ये चैप्टर हम इसलिए खाली थोड़ा सा दिखा दिए ना, उतना जरूरी नहीं था, लेकिन तैयो खनिज को देख लीजिए एक बार। बात समझ में आया? खनिज को एक बार देख लीजिए। देखिए ज्योग्राफी में कौन चैप्टर पे आप ध्यान दीजिएगा पता है? 3-4 चैप्टर पे ध्यान दीजिएगा। पहला विस्तार जो हम बताए थे ना, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, भारत का चौहद्दी, लंबाई चौड़ाई, नदी थोड़ा सा देख लीजिएगा। आया बात समझ में? एक सौर मंडल आप बार बार कह रहे हैं, सौर मंडल हम पढ़ा देंगे। समझ में आया बात? हाँ। अब बोलिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी से उतना नहीं पूछता है, जरूरतें नहीं है, ठीक है।
वर्ल्ड ज्योग्राफी का जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आप कहिएगा तो आपको हम मटेरियल अपना दे देंगे। नहीं, वो लड़का टी शर्ट वाला कह रहा है कि नहीं, आज खोपचा में लो उसको साइड में ले जाके। आए वर्ल्ड ज्योग्राफी का ले लो नोट्स, हालांकि जरूरत उसकी नहीं है तुमको, है ना, सिर्फ इंडिया ज्योग्राफी की जरूरत है। अब तुम कहोगे सर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ाइएगा। अरे यार अहर्ता का एग्जाम दे रहे हो भाई साहब, जिस चीज का जितना क्षमता रखने का है ना उतना क्षमता रखिए। देखिए ज्यादा पढ़ने वाला एग्जाम ना निकालता है, मनन करने वाला एग्जाम निकालता है। 100 सुनार का एक लुहार का हम शुरू से समझाते आए हैं आप लोग को। पढ़ने वाला पागल, अभी हम पढ़े ना, कितना आपको याद हो गया होगा सब नहीं जान रहे हैं आपसे छुपा हुआ है, कितना आपको याद हो गया होगा, लेकिन हमको ये चैप्टर याद नहीं करवाना था, हमको ऐसे ही मटेरियल देना था। देखिए हम चाहते हैं कि कुछ कुछ टॉपिक जो हमको शक है ना, हमको जब शक है कि दे देते हैं तो इसको साइड में एक बार रख लीजिएगा। थोड़ा सा शक क्यों रहेगा आदमी का, है ना, शक नहीं रखना है। इसको ऐसे एक दो बार पढ़ लीजिएगा, लड़ा तो जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, है ना, जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। अब देखिए जैसे बहुत सारा बच्चा कहेगा सर मेडिवल नहीं पढ़ाइएगा। अरे आयोग बुड़बक है जो राष्ट्रीय आंदोलन खास करके कहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर फोकस करिएगा, बेवकूफ है वो। सबसे पहले अगर आपको एग्जाम निकालना है तो एक चीज पर ध्यान दीजिए सारे बच्चे। क्या ध्यान दीजिए? सबसे पहले अपने आप को ऐसा मजबूत बनाइए, उतना ही बनाइए, सबसे पहला काम उतना बनाइए कि हम खड़ा हो सके एग्जाम हॉल में। बस भाई साहब कटअप पार करने पर पहले नॉलेज सच में रखिए, उतना बुझाना चाहिए कि टिक हम लगा सकें। ना तो 2 घंटा में तो हम 20 चैप्टर खत्म कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितना भी हम आपको पढ़ाए हैं उस सब को आत्मसात कर जाइए। आया बात समझ में? जितना आप कर सकते हैं। अब उस समय नहीं है कि आप हम पे उंगली उठाइए, चाहे किसी टीचर पर उंगली उठाइए, ये बहुत बड़ा बेवकूफी। समाज ही देखेगा कि आप कहां पढ़े हैं, सिर्फ रिजल्ट से उसको मतलब है। और सबसे बड़ा चीज क्या है कि कट ऑफ कैसे पार करना है, इस अंत समय में ध्यान यह देना है कि छोड़ना क्या है, यह पहले सीखिए कि हमको कितना चीज को छोड़ देना है और क्या मेन चीज को पकड़ना है कि हम कट ऑफ पार कर जाएं। अरे आप बोलिएगा तो इंस्टीट्यूट है ना, यहां के डायरेक्टर यही सोचेंगे कि भाई चलो बच्चा के खत्म कर दीजिए सर, खत्म कर दीजिए। और भी अपने जगह पे सही है, क्योंकि आपको इसी से मतलब नहीं है कि आपको एग्जाम निकालना है, आपको तो इसी से मतलब है। खत्म काहे नहीं हुआ सर, ये आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको करना क्या है। सिलेबस खत्म करना तो दाएं हाथ बाएं हाथ का कानी उंगली का खेल है। आज जिस इंस्टीट्यूट में 10 दिन 15 दिन पहले सिलेबस खत्म हो गया, आप अंदाजा लगाइए कैसे खत्म हुआ होगा। बायोलॉजी का हम एक कोचिंग का नोट्स देखे, 452 पेज का, 452 पेज का बायोलॉजी का नोट्स उनको पढ़ने के लिए मिला है। आपको लगता है कि वो बंदा पढ़ लेगा? ऐसा नहीं करिए, हम बार बार समझा रहे हैं, बहकावे में मत आइए। आप यह देखिए कि आपको बुझा कितना रहा है, एग्जाम में आपको बैठना है। काहे नहीं समझते हैं बात को आप सब? एग्जाम में आप जिस दिन बैठिएगा ना और जिस समय क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, उस समय आपके जिंदगी का सबसे खराब वक्त होगा, अगर आप मेरा बात नहीं मानिएगा तो। अभी भी वक्त बहुत अच्छा वक्त है, अभी भी संभल जाइए। अब आप जितना हो गया है उस पर पूरा सिकंजा कसिए, अच्छे से कट ऑफ पार करने के लिए। बाकी अभी समय है, धीरे धीरे सब चलेगा। अच्छा एक बात हमको बताइए, 90% सिलेबस खत्म होने के बाद 10% सिलेबस अगर बचे जाता है तो क्या आप यह आरोप लगाइएगा कि सर 10% आप छोड़ दिए थे, इसके वजह से रिजल्ट हमको नहीं हुआ? बोलिए सही बात है? अरे जबकि कटक 50 से पार नहीं करेगा, देखिएगा 50 पार नहीं करेगा। और जब आपका 90 खत्म हो जाएगा सिलेबस, तो आप यह आरोप लगा सकते हैं टीचर पर। बेवकूफी ना होगा जी एक पल के लिए, कह दीजिएगा
उतना आपको अच्छा लगेगा, लेकिन एक पल के लिए आपको बड़ी बुरा लगेगा कि 10% के चलते किसी का रिजल्ट कभी रुका है जी? है? अब बूढ़ सूगा पोष नहीं मानता है। हम कहना कुछ और चाहते हैं, हम लोग तो सिलेबस खत्म करिए देंगे, लेकिन सच में अगर रिजल्ट देना चाहते हैं ना, तो पहले हमको मत जानिए, पहले खुद को जानिए। एगो शायरी था, हम पढ़ाते हैं, सुनिएगा। अरे उसको मैसेज कर दीजिए ना जी, सुतल है, बोला मोबाइल चला रहे हैं। मृग नामक सेंट जो होता है वो हिरण के नाभिक में होता है। हम जिक्र किए थे एक बार कि मृग नामक सेंट जो होता है हिरण के नाभिक में होता है, उसको ढूंढने के लिए वो व्याकुल हो जाता है। तो इस पर एक शायरी है कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। यानी कि सबसे पहले खुद को पहचानना बहुत जरूरी है। आया बात समझ में? अब यहां पे आप लोग की सब प्रॉब्लम क्या है ना, फलाना ऐसे कलो, ए चिलाना ऐसे हो, अरे अब कब तक करिएगा इसे, हो गया उम्र आप लोग का फलाना चिलाना। अब पहचानिए खुद को कि आप कहां हैं। बात समझ में आ रहा है? हां, इसलिए जितना पहले हुआ है ना उसको बढ़िया से निचोड़िए, वहीं से रस निकलेगा रिजल्ट वाला। व्याकुल मन को मत कीजिए कि इतना ये छूटा हुआ है, और जो हुआ है उसका क्या, जो हुआ उसका क्या? बेवकूफी है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा बेवकूफी है। आपको लगता है कि हम आपको पूरा सिलेबस पढ़ा देंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा? कभी नहीं होगा। रिजल्ट तब होगा जब पढ़ाए गए सिस्टम को आप समझ के उसको प्रैक्टिस में रखिएगा। और हम इसलिए बोल रहे हैं, हम भी मेहनत किए हैं, हमको भी लगता है कि आपका रिजल्ट हो जाए तो अच्छा रहता। आया समझ में? 340 का स्पीड, इसको ऐसे ही देखना है चेला जी। इसको इस चैप्टर में कुछ खास नहीं था, हम ये बताना चाहते थे राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। वो जो शुरू वाला, इसमें 4-5 पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिएगा, हीरा कहां पाया जाता है वही सब, बस, अब कुछ खास नहीं है। चलिए, क्रोमाइट एक धात्विक खनिज है, क्रोमाइट से ही क्रोमियम प्राप्त किया जाता है। कोई दिक्कत? इसका उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। भारत में क्रोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? उड़ीसा में होता है। कैसे याद रखेंगे? क्रोमाइट में क्रो है, क्रो माने कौवा, कौवा को अगर हम ईटा से मारेंगे तो उड़ेगा, उड़ीसा नहीं उड़ेगा। हाँ, तो याद हम कुछ करवा सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है ना, सर सिलेबसवा तेरी के। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार परिचय में भी खाली एक ही क्लास हुआ? यूरोपीय आ गए थे? नहीं, बिहार में आप लोगों को पता है क्या ध्यान देना चाहिए? मेरी बात सुनिए, सुनिए। यूरोपीय का आगमन, ये सब, एक बात हमको बताइए, अगर बिहार परिचय से 5 क्वेश्चन पूछता है, अगर हम 4-5 पन्ना पढ़ के अगर 3 क्वेश्चन बना ले, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि 100 पन्ना पढ़ के 2 क्वेश्चन बनाए, वो बढ़िया रहेगा? बस हम क्या बार बार सिखा रहे हैं, अंत में रणनीति यह अपनाइए कि सबसे कम पढ़ाई करके ज्यादा क्वेश्चन हम कहां से डील कर सकते हैं। गलती बोल रहे हैं क्या? अगर हम 5-7 पन्ना पढ़ करके या 8 पन्ना पढ़ के अगर हम 3 क्वेश्चन ले आते हैं, 2 क्वेश्चन को छोड़ देंगे, हम 100 पन्ना नहीं पढ़ेंगे। अगर पूरा इतिहास, नागरिक, भूगोल अगर बिहार का पढ़ने बैठ जाइएगा ना, ये सही भी नहीं है आपके स्वास्थ्य के लिए। आया बात समझ में? टाइम नहीं है। आप बस यह दिमाग रखिए कि जो जो हम पढ़े हैं वहां से कहां से हम क्वेश्चन को कलेक्ट कर सकते हैं। भाई साहब, हमको बस पार कर जाना है, कैसे कैसे कहां से क्वेश्चन। अच्छा, राष्ट्रीय आंदोलन बढ़िया से हो गया है, एक काम करते हैं, आधा घंटा इसको टाइम दे देते हैं, इसको और प्यूरिफाई करते हैं, और प्यूरिफाई करते हैं, खाली राष्ट्रीय आंदोलन को प्यूरिफाई करते हैं। पॉलिटी, अच्छा विकास पॉलिटी पढ़ा दिए हैं, अच्छा देखते हैं, लूसेंट का नहीं है तो सेट मार के देखते हैं जो टॉपिक हुआ है। अच्छा, ये क्वेश्चन सर नहीं बताए थे, चलो हम देख लेते हैं, खुद से देख लेते हैं, इसको कहते हैं पढ़ाई। अच्छा, बिहार परिचय, बिहार परिचय हम आपको बता देंगे, 4-5 चैप्टर इस पे फोकस रखना है। अच्छा सर बता दिए, इसको टाइम, ऐसे कंपटीशन निकलेगा नहीं तो आईएएस का तैयारी करने वाला लड़का दिल्ली में सब बच्चा 2 लाख रुपए फी देता है, रिजल्ट निकलता है 5 गो के। क्या सारा बच्चा नहीं पढ़ता होगा? पढ़ता होगा जी, रणनीति नहीं पता होगा।
क्या आईएएस की तैयारी करने के लिए तनी मनी बच्चा दिल्ली में है? रिजल्ट कितना के होता है? 5 गो के, 6 गो के। ऑल ओवर इंडिया में 10 लाख बच्चा फार्म भरता है, रिजल्ट होता है 1000 के। क्या पढ़ता सब नहीं है? सब रणनीति उसको नहीं पता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका कौन ऐसा टॉपिक है जो ज्यादा समझ में आया था, उसको और प्यूरिफाई कर लीजिए कि भाई साहब अगर राष्ट्रीय आंदोलन से, अगर पॉलिटी से, अगर ज्योग्राफी से, अगर फिजिक्स सर पढ़ा है उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो हमको छोड़ना नहीं है। इसके बाद हमको कुछ और अलग करना है तो किसी एक पतली सी बुक को हम फॉलो कर लेंगे। या हमारा चैनल, यूट्यूब चैनल भी आप सबको तो पते चल गया होगा, लोग सर्च से कर लिए होंगे। गुरुजी का जी जो चैनल है उस पर जाइए, उस पर मेरा फ्री वीडियो मिलेगा आपको। कुछ कुछ का डालते रह रहे हैं हम। उस वीडियो को भी जब आपका मन करे कि मन नहीं लग रहा है, मेरा वीडियो देख लीजिए। आया बात समझ में? मेरा वीडियो देख लीजिए। एक सप्ताह के बाद उस पर और बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, उसको देखिए। नहीं, एक सर भी हैं, देखिए ये मत सोचिए हम उन सर को इसलिए रखे हैं क्योंकि अकेला कुछ हम नहीं कर सकते हैं। वो जो पढ़ा रहे हैं उस सब हम फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक कम से कम बच्चा को कुछ तो लाभ मिले। देखिए कुछ नहीं होने से कुछ तो बेहतर है, क्योंकि प्योरली बिहार बोर्ड का किताब पढ़ा रहे हैं। आया बात समझ में? देखिए अब यह मत देखिए कि रिजल्ट आपका कहां से होगा, कौन पढ़ाएगा, यह देखिए कैसे रिजल्ट होगा। समझ में आ गया ना? अभी खाली अब आरोप किसी पर मत लगाइए। खुद आप बुद्धिजीवी हैं, 2 महीना में 1.5 साल का कोर्स खत्म हो जाएगा जी। आप कर लीजिएगा, आपको लगता है आपके अंदर क्षमता है उतना। कटअप पहले पार करिए सारे बच्चे। बस कैसे हम कटअप पार करेंगे? और एकदम मुंह बंद कान खुला रखिए। चलिए इसको जाकर के क्या करना है, रूम पे रिवीजन। थोरियम देख लीजिए। देखिए कह रहा है थूरे लगी, मार के थूरम। भारत का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि भारत माने विश्व में क्या है, सबसे उत्पादक देश है। और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहां है? केरल में है। यानी कि एक बात बताइए, थोरियम सबसे ज्यादा विश्व में कहां होता है? भारत में। और भारत में भी कहां होता है? केरल में होता है थोरियम। काहे? केरल को समझते हैं करेला, और करेला हम लोग को थोड़ा थोड़ा खाना पसंद है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, है ना, थोड़ा। तो याद रखिएगा थोरियम जो है वो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है कहां? भारत में। और भारत में भी कौन जगह पे पाया जाता है? केरल में पाया जाता है। भारत में थोरियम का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? केरल में। अब देखिए यूरेनियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम के बारे में याद रखना है आपको। यूरेनियम का उपयोग जो होता है ना, वो परमाणु संयंत्र में ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। अबरख भी कहां था? आंध्र प्रदेश में। यूरेनियम भी कहां होगा? आंध्र प्रदेश में होगा। भारत में यूरेनियम का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? आंध्र प्रदेश में। भारत में यूरेनियम के सबसे महत्वपूर्ण खान कहां है? झारखंड का जादूगोड़ा खान। अच्छा रुकिए, हम क्या करेंगे कि खनिज का एक लिस्ट बना करके उसको टेक्निकली याद करा देते हैं। हमको 10-12 गो टॉपिक आप लोग का सब हमको याद है। एगो कौन टॉपिक था जो पॉलिटी में वॉल्यूम 2 में हम छोड़े थे? साथी वाला कोची का स्थापना था, वो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, वो हमको करवाना है, हम करवा देंगे। वो हम अपने चैनल पे कराएंगे, सारे बच्चे देख लेंगे, वो तो फ्री में है, आप देख लीजिएगा। ऐसा हम 10-12 गो टॉपिक हम लिस्ट बना लेंगे, जैसे खनिज भी उसमें है, तो कौन खनिज कहां पाया जाता है वो टेक्निक से याद कर लेंगे तो याद हो ना जाएगा जी। इतना थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आया बात समझ में? आए? पत्र पत्रिका, अब मान लो कि पत्र पत्रिका का मटेरियल नहीं दिए होते तब पता भी नहीं चलता कि पत्र पत्रिका भी टॉपिक है। है? नहीं पता चलता नहीं। पेट्रोलियम कहां पाया जाता है सो देखिए। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे प्रमुख योगदान अपतटीय क्षेत्रों का है। अपतटीय क्षेत्र का मतलब होता है जो समुद्री इलाका होता है। अपतटीय क्षेत्रों का कुल योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? 66% है।
अब देखिए पेट्रोलियम खास करके अगर हम बात करें ना, तो ये समुद्र के अंदर से पाए जाते हैं। असम के डिगबोई को तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई में एशिया में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। 1901 में यहां एशिया की पहली रिफाइनरी को क्या किया गया था, शुरू किया गया था, यानी कि असम में। अभी हाल ही में हम 2-4 दिन पहले फेसबुक चला रहे थे, तो वो कहीं पे बिहार में वो कल में से तेल निकल रहा है। हाँ, कहीं कोई जगह है फेसबुक पर हम देखें कि कलवा में से उसका डीजल निकल रहा है, धरती के अंदर से। हाँ, डीजल निकलेगा ना। हाँ, कुछ निकलेगा। तोरा क्या लग रहा है कि डायरेक्ट टू डीजलवा निकलेगा? तू गाड़ी में डालेगा। अरे डीजल कहने का मेरा मतलब है भाई साहब, अनप्योर फॉर्म में निकलेगा, पर आग उसमें भी लगेगा, गुण तो पाए जाएंगे ना। लेकिन आप सोचिएगा कि डीजलवा निकाल करके कलवा चला के गाड़िया में डाल दे। अरे उस पर मशीन बैठेगा, रिफाइन किया जाएगा तब ना, पर निकल तो डीजल ही रहा है ना। क्या कहेगा कि रसगुल्ला निकल रहा है। मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर के दूर खंभात की खाड़ी में मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई और देश का सर्वाधिक तेल उत्पादन यहीं से होता है। यानी कि आप सुनिएगा, ज्यादा तेल समुद्र के नीचे से निकलता है। अच्छा, समुद्र के नीचे तेल कैसे बनता है? बहुत साल पहले से जितना भी बड़ी बड़ी मछलियां मरती हैं, वो सब जाके तल में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, और उन्हीं के गलने और सड़ने से क्या बनता है, तेल बनता है। तो हमको लगता है कि चैप्टर तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। हाँ, अब देखिए हम आपको मटेरियल दिखा देंगे, आंसर में टिको लगा दिए हैं, लगाया हुआ पहले ही से है, जो मटेरियल हमको स्टाफ दिया है ना, पहले से लगा हुआ है। तो सुनिएगा एगो बात, हम कहना क्या चाहते हैं, इस चैप्टर को हम आपको डलवा देंगे बोल के उनसे, आप इसको निकाल करके एक बार ऐसे ही देख लीजिएगा। बात समझ में आया? एक बार इसको ऐसे ही आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन हम कोशिश में लगे हुए हैं कि इस सप्ताह के बाद या इस सप्ताह के अंदर से हम काम चालू कर देंगे। हम कुछ इंपॉर्टेंट जैसे हम चालू करने वाले हैं अपने चैनल पर, यहां नहीं कर पाएंगे चूंकि समय नहीं, चूंकि हम रात में वो काम करेंगे। आया बात समझ में? आप लोग के लिए हम एक उपाय जरूर करने वाले हैं, उसको जरूर आप फॉलो कीजिएगा। हम सर को या प्रिंस को भी बता देंगे उस टाइमिंग क्या होगा। जैसे मान लीजिए 6 क्लास का जियोग्राफी है, तो इसका हम मैराथन क्लास चलाएंगे यूट्यूब पर, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। आया बात समझ में? पूरा 6 का ऑब्जेक्टिव जितना देरी में खत्म हो जाएगा, 1-1.5 घंटा लगेगा। 7 का ऑब्जेक्टिव और 8 का ऑब्जेक्टिव, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कम से कम यह होगा कि कम से कम एक बार सब क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। आया बात समझ में? तो क्लास 6 का हम इसी प्रकार से सोचे हैं कि एक क्या ले लेंगे, मैराथन क्लास लेने के लिए सोच रहे हैं। क्लियर है? देखिए ऐसा नहीं है कि बहुत चीज आप जानते नहीं है, जानते बहुत चीज हैं, लेकिन एंड टाइम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में मिलेगा ना, तो उस समय आप आकलन कीजिएगा कि आपका नॉलेज क्या काम कर रहा है। देखिए अभी तक हम जितना भी पढ़ाए हैं टॉपिक, हम ऑब्जेक्टिव कराए कि नहीं कराए हैं? ऑब्जेक्टिव कराने से क्या बेनिफिट होता है कि पता चलता है कि हम जो पढ़े हैं थ्योरी, उसको हम बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। क्लियर है? तो आज हम आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी से छुटकारा दिलाते हैं। एगो आपका क्या बच गया है, सौरमंडल। एक काम कीजिए ना, सौरमंडल थोड़ा सा लगाइए तो हम भेजते हैं अपना पीडीएफ वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला। बायोलॉजी तो बोलबे कि एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, इसके बाद उसी में ना लगेंगे बाबू। एक बाद बायोलॉजी में आज हमको जाकर देखने दो बढ़िया से एक बार। वर्ल्ड ज्योग्राफी बोलिए बाबू, उसको पढ़ लीजिए बाबू। संरचना ना
वर्ल्ड ज्योग्राफी में आता है, उसको पढ़ लीजिए। सुनिए वो बात बताएं, आप मेरा वर्ल्ड ज्योग्राफी का नोट्स ले लीजिए, हम भेज रहे हैं, ग्रुप में डाल दे रहे हैं, आप इसको निकलवा के पढ़िएगा। आया बात समझ में? इसमें एक खासियत क्या है ना कि सब लिस्ट एक जगह दिया हुआ है। प्रिंस गया आप में देखिए तो, हम कर दिए। इसमें हमारे पुराने कोचिंग का नाम दिया हुआ है, चातुर्या जीएस पहले हमारा था, वो अब रहा नहीं, लॉकडाउन के समय का था। लॉकडाउन के बाद पता होगा कि बहुत सारा कोचिंग बंद हुआ, सबको पता है। हम लोग बहुत बुरा वक्त देखे हैं इस फील्ड में, है ना। तो इसका जो है ना प्रिंस नाम चेंज कर दीजिएगा, वाटरमार्क वैसे रहने दीजिएगा, गुरु जी का जीएस कर दीजिएगा, है ना। अब बना करके तब ग्रुप में डाल दीजिएगा। यही ना गलती कर दी है, हम जाकर के छतरपुर में अथी के ले लिए थे खान, कोची कोयला बनाने, कितना अथी पत्थर ना निकलता है, दूगो पार्टनर लेकर के, बहुत पैसा बर्बाद हो गया गिट्टी वाला। क्या कह रहा है कि मेला और महोत्सव, सुमन पांडे मेला और महोत्सव मेरे चैनल पे जाइए, मिल जाएगा, बना हुआ है मेला और महोत्सव। वो स्टैटिक जीएस में आता है मेला महोत्सव, वहां पे बहुत पहले से बना हुआ है, पढ़ लीजिए उसको। करंट अफेयर 2 वीडियो आज बनाए हैं, उसको एडिट करेंगे, हो सकता है कि आपके ग्रुप में भी चला जाएगा। देखिए एक साथ क्लास में इतना पढ़ाना संभव नहीं है, हम रात में भी मेहनत कर रहे हैं, सुबह में भी जाके वीडियो बना रहे हैं, है ना। उस सारा वीडियो फ्री में, ऐसा नहीं कि उसका पैसा या कुछ ऐसा कुछ है। करंट अफेयर सब फ्री में आप लोग को मिलेगा, सबको मिलेगा समान रूप से, सारे बच्चों के लिए है। जैसे आप लोग को रामसर साइट हम दिए हैं ना, तो रामसर साइट याद तो नहीं हुआ होगा, नहीं याद हुआ होगा, तो उसको याद करवाएंगे, उस वीडियो में याद कराया हुआ है, कल चला जाएगा, आज एडिट करके उसको कल डाल देंगे। भूख लग गया है ना, हाँ, डाल दिए हैं, देखिए तो सौरमंडल निकालिए। आज हमको देखने दो ना जाकर के। बिहार का परिचय में तो हम 3 चैप्टर का मटेरियल बना दिए हैं ना, हम पढ़ा देंगे तब बताएंगे। बिहार का परिचय हम भी पढ़ा देंगे आपको, बिहार वाला, बिहार के बुक वाला, है ना। अब एक क्लास चला है ना, ठीक है ठीक है। सौर मंडल देखिए, देखिए यह वर्ल्ड ज्योग्राफी है जिसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है, क्लियर है, ज्यादा जरूरत नहीं है ये नहीं जरूरत है। विश्व की प्रमुख झील, विश्व की प्रमुख नहर, विश्व के प्रमुख जलप्रपात, या तो बिहार के बारे में पढ़ना है ज्यादा। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, विश्व के प्रमुख सागर, विश्व के प्रमुख द्वीप, पठार, अक्षांश रेखा, ऐसे करते करते सौरमंडल देखिए यहां है, ठीक है, सौरमंडल यहां है। ये अपना कंटेंट है, ये मत कहना किसी और का कंटेंट है। ये बहुत मेहनत के बाद बना है, इस सब का टेक्निक सेट है, A to Z चैप्टर का टेक्निक से याद करवाते हैं सारा चीज। सौर मंडल कहां गया, सौर मंडल।
सौरमंडल लास्ट में है क्या? अच्छा अच्छा, यही है। चलिए, सौरमंडल को ध्यान से देखिए। आप मटेरियल को क्या कीजिएगा, दे दीजिएगा इन लोग को, वही करके सौरमंडल यही पूरा है, हटा दिए हैं। वाह ठीक है। आए नहीं, वो डलाएंगे, प्रिंस डाल देंगे। प्रिंस को हम भेज दिए ना, अभी आपको डाल देंगे। चलिए, सौरमंडल देखिए, सौरमंडल देखिए। अब एक चीज समझ में आया है इतना दिन में कि जब तक चैप्टर आपको याद नहीं रहेगा तब तक कोई मजा नहीं है पढ़ने में। इस चीज को समझ जाइए सारे बच्चे। और हम कहते हैं हम किसी भी चैप्टर को याद करवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास समय होना चाहिए। आया बात समझ में? ये 2 महीना का समय, 3 महीना का समय सबके लिए टेंशन वाला समय रहा। शुरू में तो 1 महीना में 1-1 घंटा पढ़ाते रहे, बाद में हम जब पसीना बहाना शरीर से चालू किया तब जाकर अपना सिलेबस भी उतना कवर किए हम। चलिए, सौरमंडल के परिचय की अगर हम बात करें तो आप सबको पता है कि प्रेजेंट टाइम में कितने सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह या उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चैप्टर का नाम है सौरमंडल। सौरमंडल का निर्माण सूर्य के रहने से खाली नहीं हो जाता है, ग्रह के रहने से नहीं होता है। सौरमंडल हम सामूहिक रूप से कहते हैं। जैसे उसमें सूर्य आएगा, 8 ग्रह आएंगे, हर ग्रह का उपग्रह। जैसे चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का क्या है? उपग्रह है। ग्रह के जो परिक्रमा करते हैं उसको उपग्रह कहते हैं। आया बात समझ में? सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है उसको ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर जो परिक्रमा करता है उसको। इसके बाद खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड से मिलकर के सौरमंडल का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। सबका मालिक, सबका मुखिया कौन होता है? सूर्य है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी कि सूर्य को सौरमंडल, पूरा जो मंडल है उस सूर्य वहां पे केंद्र में क्या है? उपस्थित है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये तो बेसिक बात हो गया। ये बेसिक बात हो गया, समझिए। अब देखिए, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। देखिए, सूर्य एक तारा है। खगोलीय पिंड में क्या क्या आते हैं? खगोलीय पिंड के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? तारा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। कौन कौन आएंगे? ब्रह्मांड आएंगे। ठीक है, अब सुनिएगा, ये सब तो बच्चा वाला बात हो गया। यहां आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं। ठीक है, अब बताइए, यह याद रखना जरूरी है। देखिए, बुध के एक भी उपग्रह नहीं है। याद कैसे रहेगा? बुध में फीलिंग आ रहा है बुधू का, बुधू है मतलब 0 है। बुधू है मतलब क्या है? 0 है। बुध मतलब 0 है। कह रहा है शुक्र है, लग रहा है कि सूख गया है, कुछ सब सूख गया, क्या हो गया? 0 हो गया। बुधू है मतलब कुछ नहीं बुझा रहा है। फंसिएगा यहां, किस ग्रह के कितना उपग्रह है, फंसिएगा यहां थोड़ा सा। तो बुधू है मतलब 0 जानता है, सुख है, सुखल है, 0 हो गया, कुछ नहीं बचल है। अब देखिए, आप सबको पता है कि पृथ्वी का एक ही है कौन?
चंद्रमा। क्लियर? मांगल के दो गो है, कैसे याद रखेंगे? मांगल को पढ़िए, मांगाल, गाल है, और गाल के गो है? मांगल में गाल है, और गाल के गो है? गाल है दू गो। मांगल में गाल है, तो गाल के गो है? दू गो है। पहले इतना को दिमाग में सेट कीजिए। बुद्धू है, सूख गया है, जीरो हो गया। सूख गया है मतलब क्या हो गया? अब पृथ्वी के कितना होगा? एक होगा। पृथ्वी का कितना होगा? एक होगा। अब मांगल में कौन सी है? गाल है, मांगाल, गाल, तो गाल कितना है? दो है। अब देखिए बृहस्पति का 79 है। अब देखिए, अगर वृह मतलब होता है बाहर, वृह मतलब क्या होता है? बाह्य, बाहर होता है। अगर कोई पति बाहर रहेगा तो घरवा के नासी, एक तरफ है घरवाली, एक तरफ बाहर वाली। सिनेमा को हम देखे थे, गोविंदा वाला। अब कोई पति अगर बाहर रहेगा तो घरवा के नासी, नाच देगा। हाँ, यही सही है कि पत्नी के अगर पता चला कि हमारे पति बाहरी रह रहा है, अब खाली ये बाहरी रह रहा है, बाहरी रहिए रहा है। आजकल हम फेसबुक पर इतना टेंशन वाला चीज, गरम कहां से हवा आ रहा है तेरी के, ये अथिया वाला आवेला, ठंडा तो आ रहा है खाली गरम। बताइए इसका से कि एकदम गरम हवा कहां से इतना आ रहा है? देखिए, छू के देखिए, हाथ रख के देखिए। सही कहे कि एकदम धा कहां से मार रहा है? तो बाहर रहेगा पति तो पत्नी नाच देगी ना। सबसे आप पंगा ले सकते हैं, लेकिन पत्नी से पंगा। बड़ा बड़ा योद्धा देखिएगा, सांसद है, आप पत्नी के सामने जाते के साथ ठीक है, ठीक है। अब देखिए शनि, सुनिए, शनि, आप सबको पता है, सब कोई शनि ग्रह से डरते हैं। डरते कि नहीं? आपको एक बात हम बता देते हैं, अगर आपका शनि ग्रह चल रहा है या राहु चल रहा है, तो शनि ग्रह से अच्छा ग्रह कोई नहीं होता है। आपके पास नॉलेज नहीं है, इसका मतलब। सबसे ज्यादा पैसा देता है राहु, मान सम्मान देता है राहु, और सबसे ज्यादा पैसा भी राहु, मान सम्मान भी राहु, और सबसे ज्यादा पैसा शनि, और मतलब दो ग्रह माने जाते हैं। बड़े पद पर आदमी तब जाता है जब उसका राहु का महादशा चलता है। ये हो गया ज्ञान की बात। अब ये एग्जैक्ट काम करता है, एग्जैक्ट काम करता है। आप लोग शनि से डरते हैं, जानते हैं शनि न्यायप्रिय होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गलती करिएगा, आपका आचरण खराब होगा, तुरंत आपको दंड मिलेगा। अगर आपका शनि का महादशा चल रहा है तो अगर पता चल जाए कि शनि का महादशा पे चल रहा है या 7.5 ही चल रहा है, वैसा कोई भी गलत काम मत कीजिए, आचरण मत कीजिए जो शनि को पसंद नहीं है, बर्बाद हो जाइएगा। वो कुंडली में पता चलता है कौन नक्षत्र में पैदा हुआ है। चलिए, नहीं, राहु दस खराब नहीं होता है। देखिए, राहु एक ऐसे ग्रह होते हैं ना कि शुरुआत में राहु, सब जितना भी सांसद विधायक बड़ा पद पे होगा ना, जाके जांच कीजिएगा, उनका राहु महादशा चल रहा होता है। सारे ग्रहों में सबसे सर्वश्रेष्ठ देने वाला राहु, राहु अगर चाह जाएगा तो कहां से कहां पहुंचा देगा। ऐसा राक्षस नहीं है, धड़ और सर माना जाता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी हम जानते हैं थोड़ा सा, है ना, तो हम अभी टीचर हैं तो उसी के रूप में बात कर रहे हैं, है ना। राक्षस वैसे नहीं माना जाता है ना। वो सब छाया ग्रह हैं। कौन सा ग्रह है? छाया ग्रह है? राहु से बड़ा, और राहु जानते हैं भ्रम है। राहु ग्रह क्या है? भ्रम है, माया है राहु। जितना भी बड़ा संपत्ति वाला देखिएगा, अगर पैसा कमा रहा है तो राहु में कमाता है, अब बर्बाद राहु में होता है।
ये भी याद रखिएगा। राहु महादशा 18 साल चलता है। कितना साल? 18 साल। यानी कि 9 साल बर्बाद करेगा तो 9 साल देगा, और अगर 9 साल दिया है तो 9 साल बर्बाद करके जाएगा, ये माना जाता है। हमारा राहु का महादशा चल रहा है इसलिए हम जान रहे हैं राहु के बारे में, इतना बोल दिए। लॉकडाउन से पहले पूरा बर्बाद हुआ, अब पता नहीं क्या होगा नहीं, ये सब हम इस पे विश्वास नहीं करते। मेन किस्मत, ईमानदारी, भाई साहब, ईमानदारी मेन होता है। आया बात समझ में? सुनिएगा, तो शनि क्या है? 12 राशि है, 12 राशि, क्योंकि शनि से सबको डर लगता है। शनि जो है 12 है, 12 राशि है, 82, 12 राशि, 82। आया बस समझ में? शनि 12 राशि है, 82 है, याद रहेगा? 12 राशि, 82। अरुण और वरुण, अरुण के कितने उपग्रह है? 27 हैं, और वरुण के, आप देखिए, अरुण और वरुण, अरुण में और वरुण में एक चीज आके देखिएगा, कह रहा है कि आ ऋण, माने अगर किसी के साथ आ जाता है ऋण को कर दीजिए ऋण, यानी कि आ जाता है किसी के पास अगर कर्ज, ऋण, ऋण को कर दीजिए ऋण, तो आदमी को सताता है। 27। अब वरुण है ना, पहले अरुण को याद कर लीजिए, फिर वरुण को करते हैं। देखिए, शनि याद रहेगा बाबू, 12 राशि है, लोग इससे बड़ा परेशान। पति क्या करेगा? नासी, गाल के गो है, पृथ्वी का चंद्रमा, और सु गया बू तो 0-0 है ना। अब आएगा ऋण, ऋण आएगा तो क्या होगा? कर्ज आएगा तो सताएगा। अब वरुण, अच्छा बताइए, बारूद को हम एक चीज कह सकते हैं, ण को कर दो द, हो जाएगा बारूद। हम जब चलते हैं तो बारूद हमारा पैर के नीचे आ जाता है, फुट के नीचे आ जाता है। फुट मतलब क्या होता है? पैर। तो क्या हो जाएगा? 14 फुट। फुट मतलब क्या होता है? पैर। आप वरुण में ण को कर दो द, तो बारूद हो जाएगा। बारूद कहां बिछाया जाता है? फुट के नीचे, पैर के नीचे। इसको एक बार देख लीजिए, बुध का, शुक्र का, पृथ्वी का, मंगल का, पति, नासी, शनि 12 राशि है। आएगा ऋण तो सताएगा। अब बारूद कहां होता है? फुट के नीचे। ये सब मस्ती से पढ़ाने का चीज था, समय लेकर थोड़ा और अच्छे से, लेकिन चलिए समय बड़ा कम है। अब देखिए, आंतरिक ग्रह और वायु ग्रह को समझिए थोड़ा सा। आंतरिक ग्रह और वायु ग्रह को समझिए। सूर्य के बगल में बुध, बुध के बगल में शुक्र, शुक्र के बगल में पृथ्वी। कल हम याद करवाए थे, आप लोग को करवाए थे। देखिए, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक लाइन खींच दिया जाता है, ठीक है। और इस लाइन के अंदर वाला को कहते हैं आंतरिक ग्रह, और बाहर वाला को क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह बोलते हैं। 2 क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। सूर्य से ग्रह की दूरी सबसे पहला कौन आया है? एक बाद पृथ्वी, मंगल, ऐसे। तो ए वाला तो आप आराम से कर सकते हैं अगर याद रहेगा तो। बुध, बीफे काट काट के एक दिन तो आप सजा लीजिएगा। लेकिन ग्रहों का जो आकार है, यहां पे आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए, दूरी वाला तो आप कर लीजिएगा, आकार वाला में दिक्कत होगा। आकार वाला में कैसे दिक्कत होगा? देखिए, आकार में सबसे बड़ा माना जाता है बृहस्पति को। नामे है, देखिए बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है ना। बृहस्पति के बाद अगर सबसे बड़ा ग्रह है तो कौन है? बृहस्पति। इसके बाद कौन है? शनि। इसके बाद अरुण, वरुण। तो लाइन से तो मैच कर गया आने वाला। देखिए, चूंकि बाह्य ग्रह है तो बाहर है तो सब बड़ा है तभी ना बाहर है जी। अरे घर में छोटा बच्चा रहता ना है, तो अंदर में कौन है? सब छोटा है। बाहर में कौन है? बड़ा बच्चा है। तो बृहस्पति के बाद सब बाह्य है, तो बड़ा ग्रह सबसे बड़ा कौन होगा? बृहस्पति, फिर शनि, फिर कौन? अरुण,
फिर कौन, वरुण। तो यहां से तो आप सजा लीजिएगा एक लाइन में, दिक्कत आपको एने वाला में होगा। तो देखिए बृहस्पति के बाद कौन आया है, एकदम मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण के बाद लोचा आ गया, इसके बाद मानेंगे पृथ्वी, पृथ्वी के बाद पृथ्वी मानेंगे, पृथ्वी के बायां शुक्र, एक बार बायां जाएंगे एक बार दायां जाएंगे। तो देखिए पृथ्वी के एक बार बायां जाएंगे तो पृथ्वी के बाद शुक्र, और एक बार दायां जाएंगे मंगल, और सबसे लास्ट में कौन हो जाएगा, बुध। तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि सारे ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध। बोलिए। हम देखिए ना, हम कोशिश करते हैं चला जी आप लोग के लिए कि कम से कम क्लास के अंदर उतना नहीं हो पा रहा है तो यूट्यूब चैनल पर, अच्छा रूम में बैठ के पढ़ावेंगे तो मैनेज कर लीजिएगा। रुकिए ना, हम देखते हैं रात उठ को बेकाद को जो इंपॉर्टेंट जो है ना डाटा वाला, जो आप नहीं कर पाइएगा, इसे हम एक बार में याद करवा देते वो ज्यादा बढ़िया रहता, वैसे भी समझ जाइएगा। कहे ना कि अभी आप लोग को मदद की बहुत जरूरत है, हम समझ रहे हैं। और फिर मेरा क्वालिटी किस काम का कि जब आपको देखिए अभी अकबका के पढ़ाने से मजा आ रहा है। अरे चलवा बाबू, देख देख लाइव आने के लिए भी समय चाहिए ना बाबू। हो सकता है कि 4-5 चैप्टर का करंट अफेयर हम डालेंगे इधर 2 दिन में, एक दो को तो आज बन गया है, 4-5 चैप्टर का डालेंगे। क्या है कि हम डाल देंगे ना तो उससे क्या होगा कि आप लोग को एक तो पीडीएफ भी डाल देंगे, मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा, पीडीएफ ग्रुप में डाल देंगे और उसको वीडियो देख के आप पीडीएफ से याद कर लीजिएगा। अच्छा, और दूसरा काम क्या किया है कि 25 को एमसीक्यू डाल दिए हैं हर एक टॉपिक में, करंट अफेयर में। थ्योरी याद करवाने के बाद तुरंत उस पर एमसीक्यू है, सबसे बढ़िया हो जाएगा है? उतना बनाओ ना, एक क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। रटने की जरूरत है क्या है, काय नहीं होगा ये बचपना वाला, इसका मतलब क्या पढ़े नहीं है सब। अच्छा, ये कोई जवाब है जी कि सर आप जितना पढ़ा है उतना पढ़ाएंगे तो हो जाएगा, ये तो मासूमियत वाला जवाब हुआ, नहीं हुआ मासूमियत वाला जवाब है। तब रूम पे भी पढ़ाई चालू कर दीजिए। मार्केट में सब दरोगा भी पेशी का चल रहा है। डिस्ट्रिक्ट आया है, बिहार बोर्ड पर बेस्ट है, बढ़िया। चलिए, तो यहां से बताइए सूर्य से ग्रह की दूरी समझ में आया? आया? ग्रहों का आकार घटते क्रम में समझ में आया? कोई दिक्कत? सूर्य से ग्रह की दूरी याद रखिएगा, आ रही तो आसान है निकालना जी लाइन से, लेकिन यहां बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या बांट दिया गया है? बाहर ग्रह और अंतर्ग्रह। चलिए
थोड़ा सा शुक्र, सब ग्रह के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लीजिए। शुक्र के बारे में जानिए। शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ले लोटा, सुनिए, सुनिएगा। शुक्र तथा अरुण जो है ना, वो विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम, यह हमारा सूर्य है। सारा ग्रह जो है वो पश्चिम से पूरब ऐसे रोटेट करता है, ऐसे। लेकिन शुक्र और अरुण जो है ना, वो क्या रोटेट करेगा? उल्टा, ऐसा रोटेट करेगा। इसीलिए शुक्र और अरुण ग्रह पर जो सूर्योदय होता है ना, वहां क्या होता है? उल्टा होता है। मतलब पश्चिम की तरफ, तथा सूर्यास्त कहां होता है? पूरब, उल्टा होता है। शुक्र पर और कहां पे? कहने गया शुक्र पे और अरुण पे। ये दो ग्रह पर अगर आप जाइएगा ना, तो सूर्योदय कहां होगा पता है? पूरब के तरफ, अति पश्चिम के तरफ। और सूर्यास्त कहां होगा? ये नॉलेज वाला बात हुआ। सारे ग्रह में से दो ग्रह ऐसे हैं, कौन कौन? शुक्र और, जो सूर्य की परिक्रमा सारे ग्रहों के विपरीत दिशा में करते हैं। इसलिए इन ग्रहों पर सूर्योदय और सूर्यास्त क्या होता है? उल्टा होता है। बुध की हम बात करें थोड़ा सा, यह सौर मंडल का सबसे तथा सूर्य के सबसे, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, क्या बताइएगा? और सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? और याद रखिएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है, जीरो है। याद रखिएगा, बुध सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में पूरा कर लेता है? यानी कि सबसे कम समय में पूरा कर लेता है। बुध के बारे में हम बता रहे हैं। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, और नजदीक के ग्रह होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगता है, जिसके वजह से वो ज्यादा स्पीड में घूमता है। 88 दिन में, पृथ्वी 365 दिन में पूरा चक्कर लगाता है, लेकिन यहां पे पृथ्वी 365 दिन में चक्कर लगाता है, लेकिन कौन सा ग्रह? बुध ग्रह मात्र 88 दिन में पूरा परिक्रमा कर लेता है। याद रहेगा? ठीक है। पृथ्वी से आकार में 18 गुना छोटा है। कौन छोटा है? बुध 18 गुना छोटा है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। याद रखिएगा, बुध ग्रह पर वायुमंडल है नहीं है, क्योंकि वह सूर्य के इतना नजदीक है कि उसके गर्मी की वजह से बुध पर जीवन रहेगा नहीं रहेगा। और कितना छोटा है? जैसे ठीक है छोटा है, लेकिन पृथ्वी से कितना छोटा है? 18 गुना छोटा है, जिससे यहां पर जीवन संभव नहीं है, क्योंकि यहां पे वायुमंडल नहीं है, तो जीवन कैसे रहेगा? यहां दिन जो होता है ना, अत्यधिक गर्म, और रात क्या हो जाता है? बर्फीली हो जाता है। अब बताइए, दिन में आप रहिएगा तो झोंकड़ा जाइएगा गर्मी के मारे है, और रात में जमे जाइएगा, तो रहिएगा? वहां नहीं रहिएगा। इसका तापमान रात में पता है कितना चल जाता है? -173 डिग्री। 0 डिग्री पर तो समझिए रहे क्या होगा। और दिनवा में कितना चल जाता है? लहर के झोंकड़ा जाइएगा, पता नहीं चलेगा कि आप गए भी थे, है ना? आया बात समझ में? ये वाला बुध के बारे में याद रखना है कि बुध जो है सबसे छोटा, सुनिए बाबू, बुध जो है वो सबसे छोटा क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह है सूर्य के। यहां पे वायुमंडल नहीं है, पृथ्वी से 18 गुना छोटा है, दिन में तापमान इसका बढ़ जाता है, रात में घट जाता है, इसलिए वायुमंडल यहां पे नहीं है। सुनिए, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। कौन? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट का कौन है? शुक्र है, और सबसे चमकीला ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आप कहिएगा सर बुध ना गर्म है?
बुध में तापमान ज्यादा है सूर्य की वजह से, पर अंदर से तापमान सबसे ज्यादा किसका है? शुक्र का। वो इतना उसमें गर्मी है उसके वजह से चमकते रहता है, तो इसको भोर का तारा भी कहते हैं, चमकता तारा भी कहते हैं। गर्मी की वजह से चमकता है, आग की वजह से चमकता है शुक्र। और इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूरब से किधर घूमता है? पश्चिम। बताए थे शुक्र और अरुण के बारे में। इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त कहां होता है? पूरब में होता है। यहां पे आदमी रहेगा? नहीं रहेगा। शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल क्या पाया जाता है? अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये वही सल्फ्यूरिक अम्ल है जो कहां बायोलॉजी में पढ़ाए थे? बिच्छू में, चींटी में सल्फ्यूरिक अम्ल न पाया जाता है। अब सोचिए, सॉरी फॉर्मिकल, सल्फ्यूरिक अम्ल किस में था? मेरे दिमाग से भी निकल गया, बताइए। हारा कशिश में। वेरी गुड, हारा कशिश में सेल्फ मेहनत करेंगे, हारा कशिश में। आओ सुनिए, छोड़िए, देखिए वहां क्या पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाए। पूछेगा कि शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहा जाता है। इतना याद रखिएगा। किसके बारे में? शुक्र के बारे में। आप मटेरियल लेके जाइए आराम से, समझ में आ गया? इसको, इस चैप्टर को एक बार बढ़िया से पढ़िएगा। और पृथ्वी की जिस संरचना की बात कर रहे थे ना, वो भी इस चैप्टर में दिया हुआ होगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का अगर कुछ भी ऐसा आपको लगे कि हमको पढ़ना चाहिए, तो कम से कम मटेरियल आपके पास है, पूरा डाटा आपके पास है, इसको बढ़िया से आप क्या कर लीजिएगा? देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम इस चैप्टर का डिस्कशन करेंगे मंडे के दिन, और मंडे के दिन तो 1 ही घंटा रहता है, और ट्यूसडे के दिन टारगेट रखिएगा बिहार वाला हम करेंगे बाबू, हर हाल में 2 घंटा पूरा बिहार वाला। आया बात समझ में? हमको जितना जरूरत रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जो हम याद करवा सकते हैं, हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे पहले। ज्योग्राफी सब एक जगह जमा कर लो चला, और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी निकाल के, अगर लगेगा कि जो चैप्टर पढ़ना चाहिए उसका नोट्स है, बढ़िया से उसको रिवीजन कर लेना। और जो दिक्कत होगा हमको बोलना, हम साइड से भी तुम लोग को अगर किसी को पूछना होगा तो पूछ सकते हो आकर के। आया बात समझ में? ठीक है। और अब हम लोग चलेंगे फाइनल टच के तरफ, इसको, है ना? जैसे ईबीएस में कुछ बचा हुआ है, बिहार वाला बचा हुआ है, ये सब जल्दी खत्म करके और करंट अफेयर के तरफ थोड़ा लग जाएंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, क्या चला? पीडीएफ दे दीजिए प्रिंस इन लोग को। वे ग्रुप में चला गया बाबू, यही वाला चला गया। खनिज का, खनिज वाला भी भेज दीजिएगा, चला जाएगा बाद में खनिज वाला, है ना? और प्राचीन इतिहास पढ़ा देंगे लूसेंट से। और प्राचीन तो सॉरी चलिए रहा है, क्या बोल रहे थे पढ़ाने के लिए? मध्यकालीन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी जैसा एग्जाम प्रशासनिक में तो 2-3 क्वेश्चन आता है, तब प्रशासनिक वाला में 1-2 क्वेश्चन आता है, 3 क्वेश्चन आता है बीपीएससी से, मैथमेटिकल से। अब जानते हैं, अब 2-3 तारीख टेस्ट कब से होना है? 12 तारीख से बायोलॉजी। हाँ, बायोलॉजी के बोल रहे थे, एससीईआरटी से पढ़ाएंगे, बायोलॉजी एससीईआरटी से। देखिए 1 सप्ताह 10 दिन में हम आप लोग को अस्थिर कर देंगे, चिंता मत कीजिए। इतना करिए ना, कटअप पार कर जाइएगा। अरे जानते हैं 10-20% क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ना, जो नहीं भी पढ़े होंगे तो आप वहां बना दीजिएगा, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन रहबे करेगा इसमें। इसलिए बायोलॉजी से अथी से पढ़ावेंगे, एससीईआरटी से पढ़ावेंगे, इसीलिए पढ़ावेंगे कि सटीक जानकारी रखिए उसके बारे में, है ना? अरे आप लोग हमारे 8-10 क्लासों तो डिस्टर्ब किए हैं अभी तक। आप लोग डिस्टर्ब नहीं करते, अगर क्लास 8-10 क्लास अभी तक डिस्टर्ब किए हैं सारे बच्चे मिलके। प्यार मोहब्बत कुछ ज्यादा ही, हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। रुकना थोड़ा लास्ट में चला जाए तब।
रीजनिंग होगा अभी? रीजनिंग क्लास है। माथा दुखाने लगा मेरा बोलते बोलते।